हेलो और नमस्ते। लर्न अबाउट स्टॉक्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या फिर ट्रेड करते हैं तो कई बार अलग अलग कंपनीज की तरफ से बोनस इशू या फिर स्टॉक स्प्लिट या फिर बायबैक ऐसी कई सारी चीज़ें हम लोग को सुनने मिलती है। तो ये चीज़ें क्या होती है एक्चुअल में, ये मैं इस वीडियोस की सीरीज में से एक्सप्लेन करने की कोशिश करने वाला हूँ। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फोकस करेंगे बोनस इशू क्या होता है ये समझने के लिए, और इस बोनस इशू के अनाउंसमेंट पे जनरली उस कंपनी का शेयर प्राइस थोड़ा सा ऊपर की तरफ क्यों जाता है, इसके कुछ कारण मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर मैं ये भी कोशिश करने वाला हूँ कि इस बोनस इशू का एक्चुअल में रियल बेनिफिट इन्वेस्टर्स को क्या होता है। ओके, सो उसके कुछ वैलिड पॉइंट्स भी आपके सामने रखूंगा। ओवरऑल मैं कोशिश करने वाला हूं कि ये एक्सप्लेनेशन कुछ सिंपल रखूं ताकि एक कॉमन इन्वेस्टर को भी आसानी से समझ में आ जाए। सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बोनस इशू क्या होता है देखते हैं। तो बोनस, जैसे कि वो वर्ड कहता है कि एक अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट जैसा होता है। तो ये बोनस इशू जो है वो कंपनी, उस बोनस इशू में एक कंपनी जब डिसाइड करती है तब वो एडिशनल शेयर्स, अपने खुद के एडिशनल शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करती है, वो भी फ्री में। ओके, कोई पैसे लिए बिना वो एडिशनल शेयर्स ऑफर करती है एज अ गिफ्ट, लेकिन सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए। ओके, और जनरली बोनस शेयर जो होते हैं वो सिर्फ वो कंपनीज इशू करते हैं जो ऑलरेडी उनके बिजनेस में एक अच्छा ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, रेवेन्यूज प्रॉफिट्स दोनों मामलों में। ओके, और ये ग्रोथ सिर्फ हिस्ट्री में नहीं, आने वाले कुछ सालों में भी वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऐसे कंपनीज जनरली बोनस शेयर्स ऑफर करते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि सारे कंपनीज ने बोनस देना जरूरी है या फिर इतना इतना ग्रोथ आने के बाद ऑटोमेटिकली बोनस देना पड़ता है वगैरह। ऐसा कोई भी रूल नहीं है। ये सारे डिसीजंस जो है वो कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर रहता है, और जनरली वो लोग कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं, जैसे कि उनका रीसेंट ग्रोथ कैसा रहा है, आने वाले कुछ सालों का ग्रोथ वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फिर उस रिलेशन में उनका शेयर प्राइस ऑलरेडी कहाँ तक पहुंच चुका है, और फिर क्या वो उनके शेयर होल्डर्स का जो बेस है, इक्विटी बेस जो है, वो क्या वो वाइडन करना चाहते हैं, एक्सपांड करना चाहते हैं। तो वो सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के बोनस शेयर्स का डिसीजन कंपनी का मैनेजमेंट लेता है। लेकिन याद रखिए, ऐसी कंपनी जो बिना किसी बिजनेस ग्रोथ के अगर बोनस शेयर्स अनाउंस करता है तो वो जनरली सिर्फ शेयर प्राइस मैनिपुलेशन के लिए किया जाता है, एक फ्रॉड इंटेंशन से किया जाता है। सो ऐसे बोनस इश्यूज पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। हाँ, अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा ग्रो हो रहा है और आने वाले सालों में भी ग्रो अच्छा होने की उम्मीद होगी, अच्छा बिजनेस चल रहा होगा, तो वो कंपनी बोनस दे तो वो जेन्युइन होता है। ओके, सो इस पे जरूर ध्यान दीजिए। बोनस इशू अनाउंस करते समय जनरली कंपनी जो है एक रेशियो अनाउंस करती है बोनस का, यानी कि 1:1 हो सकता है या 1:2 हो सकता है, कभी कभी 2:1 भी होता है। तो ये रेशियो क्या होता है, तो इसका भी मैं आगे एग्जाम्पल के साथ भी बताने वाला हूँ, लेकिन सिंपल टर्म्स में 1:1 रेशियो का मतलब क्या होता है कि एक नया शेयर मिलेगा आपको अगर आप ऑलरेडी एक शेयर कंपनी का ओन करते हैं तो। सो 1:1 का मतलब वो होता है। अगर 1:2 रेशियो बोला जाए तो वो होता है कि अगर आपके पास दो शेयर्स है किसी कंपनी के, तो उन दो शेयर्स के ऊपर आपको एक बोनस शेयर मिलेगा। 1:2 का मतलब वो होता है। ओके, सो ये रेशियो बेसिकली आपको ये बताता है कि आपके पास जितने शेयर्स है उसके मुकाबले आपको कितने एडिशनल बोनस शेयर्स मिलने वाले हैं। ओके, सो वो रेशियो का मतलब हो गया। बोनस इशू की वजह से क्या होता है मेन, कि उसका उस कंपनी का इक्विटी बेस, यानी कि जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो बढ़ने वाले हैं। अभी डिपेंडिंग ऑन रेशियो, अगर 1:1 रेशियो पे वो बोनस इशू करते हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स सीधा सीधा डबल होने वाले हैं। ओके, सो नंबर ऑफ शेयर्स डबल होने की वजह से अभी अगर कंपनी ने बिजनेस ग्रोथ कंटिन्यू नहीं किया तो ये एडिशनल शेयर्स का जो ईपीएस है वो डेफिनेटली डाइल्यूट होने वाला है। ओवरऑल शेयर्स का जो ईपीएस है वो डाइल्यूट होने वाला है। तो इसीलिए अगर बिजनेस ग्रोथ नहीं होता है तो वो डेफिनेटली उस शेयर प्राइस पे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। लेकिन अगर बिजनेस ग्रोथ अच्छा चल रहा है तो आने वाले कुछ महीनों में या कुछ सालों में ही वो शेयर प्राइस वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस रिकवर कर सकता है। मैं आगे एग्जांपल के साथ भी आपको ये ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ थोड़ी देर में, उस पर भी ज़रूर ध्यान दीजिए।
अब देखते हैं कि बोनस अनाउंसमेंट कोई भी कंपनी जब करती है तब सडनली उस कंपनी के शेयर प्राइस में थोड़ा सा अपमूव क्यों देखने को मिलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये होता है कि कभी भी जब भी कोई कंपनी बोनस अनाउंस करती है तो वो बेसिकली उस मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस बताती है कि उनका आने वाले सालों का बिजनेस ग्रोथ के जो एक्सपेक्टेशंस है वो काफ़ी अच्छे हैं। ओके, सो ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है, सारे शेयर होल्डर्स के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ जैसा होता है कि जब भी कोई बोनस अनाउंस हो तो कंपनी का मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस बताता है कि आने वाले साल काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। ओके, सो ये एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से बोनस अनाउंसमेंट होते ही जनरली वो शेयर प्राइस थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि और स्पेशली बोनस अनाउंस होने से वो एक्स डेट यानी कि जो रिकॉर्ड डेट होती है शेयर होल्डर्स आइडेंटिफाई करने के लिए जिनको बोनस मिलने वाला है, तो वो डेट आने तक ये जो पीरियड रहता है, इस पीरियड में जब प्राइस ऊपर जाता है तो उसका एक और कारण ये भी है कि कई सारे जो न्यू कमर इन्वेस्टर्स है जो स्टॉक मार्केट में नए नए उतरे हैं, तो उनको काफ़ी मिसगाइड किया जाता है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये कंपनी का शेयर खरीद लो, ये बोनस देने वाला है, आपके पैसे तुरंत डबल हो जाएंगे। तो ये काफ़ी एक मिसकंसेप्शन की वजह से भी काफ़ी लोग ऐसे कंपनीज के पीछे, ऐसे कंपनी के शेयर्स के पीछे उन कुछ लास्ट के कुछ दिनों में भागते हैं जब बोनस की तारीख नज़दीक आने वाली है। ओके, सो उस वजह से भी जब एडिशनल बाइंग शुरू हो जाता है, काफ़ी लोग उस शेयर्स खरीदने के पीछे पड़ते हैं, उस वजह से भी वो शेयर प्राइस ऊपर जाता है। सो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है। लेकिन जब भी वो रीज़न ऐसा कुछ हो कि सिर्फ उस प्राइस स्विंग जो है वो बोनस अनाउंसमेंट के बाद जब आता है, सिर्फ वो इस उम्मीद में कि वो प्राइस डबल हो जाएगा या फिर वैल्यू डबल हो जाएगी उस उम्मीद में, तो वो जनरली बोनस का एक्स डेट होने के बाद वो प्राइस वापस करेक्ट हो जाती है और फिर उसके बाद वो प्योरली उस कंपनी के रेवेन्यूज और प्रॉफिट के ग्रोथ के बेसिस पे ही ऊपर जाता है। ओके, सो ऐसा नहीं होता कि कंपनी के शेयर्स के नंबर्स डबल हो गए तो आपकी वैल्यू भी डबल हो जाती है, ऐसा नहीं होता जनरली इमीडिएटली। उसको टाइम लगता है, कंपनी के बिजनेस ग्रोथ के ऊपर वो डिपेंड करता है कि वो कितना फास्ट फिर आगे बढ़ेगा। ओके, सो इतना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप सब ध्यान में रखिए कि लॉन्ग रन में किसी भी कंपनी का जो ओवरऑल मार्केट कैप यानी कि ओवरऑल मार्केट वैल्यू जो होता है वो उस कंपनी के बिजनेस साइज के ऊपर ही डिपेंड करता है। ओके, बिजनेस साइज, उसका परफॉर्मेंस और आने वाले पीरियड में जो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बिजनेस का साइज ग्रो नहीं होता है तो कंपनी का मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा नहीं ग्रो हो सकता। ओके, सो ये उम्मीद मत कीजिए कि बोनस अनाउंसमेंट की वजह से कंपनी का मार्केट वैल्यू सडनली डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। उस कंपनी के बिजनेस के ग्रोथ के ऊपर ही वो डिपेंड करेगा कि वो डबल कितने दिन में होगा, कितने महीनों में होगा, कितने सालों में होगा। ओके, सो ये प्लीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान में रखिए। अब एक एग्जाम्पल की तरह मदद से ये देखते हैं। तो सबसे रिसेंटली नहीं लेकिन 2018 में इन्फोसिस कंपनी ने भी एक बोनस इशू किया था। इन्फोसिस ने आज तक के 28 साल के हिस्ट्री में बहुत सारे बोनस इश्यूज दिए, यानी मेरे ख्याल से 8 या 10 बोनस इश्यूज ऑलरेडी दे चुके हैं वो। लेकिन जो उनका सबसे रिसेंट बोनस इशू था वो 2018 में हुआ था। तो उसके बेसिस पे मैंने कुछ प्राइसेस वगैरह आपके सामने अभी रखने वाला हूं, जिसकी मदद से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि बोनस इशू की वजह से शेयर प्राइस पे क्या असर पड़ा और कंपनी के मार्केट कैप पे कैसा असर पड़ा। ओके, सो इन्फोसिस ने 13 जुलाई 2018 के बोर्ड मीटिंग में अनाउंस किया कि वो 1:1 रेशियो में बोनस देने वाला है। ओके, 13 जुलाई 2018 को, और रेशियो था 1:1। और उसका जो रिकॉर्ड डेट बाद में अनाउंस हुआ वो था 4 सितंबर, एक्स डेट 4 सितंबर था, यानी कि 4 सितंबर को वो शेयर जो है एक्स बोनस जाने वाला था। ओके, सो जो भी 4 सितंबर के पहले यानी कि 3 सितंबर तक जो भी शेयर होल्डर था इन्फोसिस का, उनको वो बोनस शेयर्स मिलने वाले थे। ओके, सो एक्स डेट का मतलब वो होता है कि एक्स डेट के एक दिन पहले तक जो भी उस कंपनी का शेयर होल्डर होगा उन सबको वो बोनस शेयर्स मिलेंगे। ओके,
सो अब उसके शेयर प्राइस मूवमेंट हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। सो 13 जुलाई को जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुआ उस दिन इन्फोसिस का शेयर प्राइस था 1317 पे। ओके, कंपनी का मार्केट कैप भी आपके सामने है यहाँ पे। उस दिन 2,86,000 करोड़ का मार्केट कैप था। फिर 3 सितंबर को यानी कि एक्स डेट के एक दिन पहले वो शेयर प्राइस ऑलरेडी 1434 यानी कि ऑलरेडी कुछ 115-120 रुपए ऊपर जा चुका था, यानी कि 9 to 10% का उसने ऑलरेडी गेन कर लिया था इन 2 महीनों के पीरियड में। 2 महीने भी नहीं, लेकिन उन कुछ 6 हफ्तों में या 8 हफ्तों के पीरियड में उस कंपनी ने ऑलरेडी कुछ 9% से 10% का अपमूव देख लिया था। तो उस वजह से कंपनी का मार्केट कैप भी आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 9 to 10% ऊपर जाके 3,12,000 करोड़ पे पहुंच गया था। फिर 4 सितंबर को यानी कि एक्स डेट, जब वो एक्स बोनस चला गया तो वो शेयर प्राइस तकरीबन आधे पे ओपन हुआ। ओके, 1434 जो प्रीवियस डे को था उसका आधा होता है 717। ओके, सो नेक्स्ट डे 4 सितंबर को वो ओपन अप्रोक्सीमेटली 717 या 720 पे हुआ होगा और एंड ऑफ द डे तक वो क्लोज होते होते 737 पे पहुंच गया। तो उस दिन कंपनी का मार्केट कैप था 3,20,000 करोड़। ओके, सो ये इंटरेस्टिंग बातें आप ध्यान में लीजिए कि 13 जुलाई को जब कंपनी का बोनस अनाउंस हुआ उस दिन कंपनी का मार्केट कैप था 2,86,000 करोड़ और जिस दिन वो एक्स बोनस चला गया उस दिन 3,20,000 करोड़ तक वो मार्केट कैप चला गया था। ओके, सो सिर्फ 5 या 6 हफ्तों के ड्यूरेशन में वो तकरीबन 10% ऊपर चला गया था। अब इसके बाद के 2-3-4 महीनों में क्या हुआ वो देखते हैं। तो 2 नवंबर को यानी कि इस एक्स बोनस जाने के तकरीबन 2 महीने बाद वो शेयर प्राइस 737 से 662 तक नीचे आ गया था। ओके, सो ये ध्यान में लीजिए, बोनस की वजह से जो भी उसने अपमूव देखा था वो तकरीबन सब कुछ उसने वाइप आउट कर लिया था 2 महीने में। और वो कंपनी का मार्केट कैप देखिए, उस दिन वो वापस 2,88,000 यानी कि 13 जुलाई को जो मार्केट कैप उसका था उसके बहुत ही नजदीक आ गया, 2,88,000 करोड़ पे वापस आ गया था। ये थी एक्स बोनस जाने के 2 महीने बाद की कहानी। उसके 2 महीने बाद 4 जनवरी को वो शेयर प्राइस वहीं पे था, अप्रोक्सीमेटली 661 के आसपास ही था और कंपनी का मार्केट कैप भी थोड़ा बहुत उधर ही था। लेकिन उसके 1 महीने बाद फिर 4 फरवरी इस ड्यूरेशन में यानी कि 4 जनवरी और 4 फरवरी के बीच कंपनी का 3rd क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस हुआ। रिजल्ट अच्छा आया और रिजल्ट अच्छा आने के बाद शेयर प्राइस ने फिर से अपमूव देखा और वो 756 पे पहुंच गया और 756 पे जब पहुंचा तब कंपनी का मार्केट कैप 3,29,000 करोड़ पे चला गया, यानी कि एक्स बोनस जाने के दिन जो मार्केट कैप था उसके भी ऊपर चला गया। लेकिन इसका ट्रिगर बोनस नहीं था, इसका ट्रिगर था कि कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया था। ओके, सो ये ध्यान में रखिए, बोनस की वजह से कंपनी के मार्केट कैप में ज्यादा फर्क लॉजिकली नहीं पड़ना चाहिए। कंपनी का बिजनेस साइज जिस हिसाब से पहले एक दिन पहले था तो एक दिन बाद उसका बिजनेस साइज कुछ डबल नहीं होने वाला। ओके, सो मार्केट कैप भी डबल नहीं होने वाला। ये एक इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान में रख लीजिए। सो सिर्फ बोनस अनाउंसमेंट की वजह से अगर कोई शेयर होल्डर या कोई ट्रेडर आपको अगर बोलता है कि इस कंपनी के शेयर्स खरीद लो, ये भागने वाला है, आपके पैसे डबल हो जाएंगे, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। ये जनरली एक ट्रैप होता है। ओके, आप ट्रैप में फंस सकते हैं, किसी भागते हुए शेयर के पीछे मत जाइए। जनरली बोनस एक्स बोनस जाने के बाद भी वो प्राइस करेक्शन थोड़ा बहुत हो सकता है और उसके बाद वो प्योरली उसके रिजल्ट्स के बेसिस पे ऊपर जाएगा। रिजल्ट्स अच्छे आए, कंपनी ने अच्छा ग्रोथ रिपोर्ट किया तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू ऊपर जाने वाली है, सिर्फ बोनस अनाउंसमेंट की वजह से नहीं जानी चाहिए। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिए। अभी 4 फरवरी 2021 यानी कि इस तारीख के 2 साल बाद आप देख सकते हैं कि कंपनी का शेयर प्राइस 1279 पे पहुंच गया है, नियरली यहाँ से 70-80% ऊपर है और कंपनी का मार्केट कैप भी 5.5 लाख करोड़ के नजदीक आ गया है। सो ये भी इन 2 सालों के ड्यूरेशन में इन्फोसिस के रिजल्ट्स काफी बेहतर आए थे, इंप्रूव्ड आए थे और उस वजह से कंपनी के शेयर प्राइस ने अपस्विंग देखा है। ओके, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप प्लीज फिर से एक बार सुन लीजिए, सिर्फ बोनस अनाउंसमेंट की वजह से आप प्लीज किसी कंपनी के शेयर्स मत खरीदिए, स्पेशली शॉर्ट टर्म व्यू से तो बिल्कुल मत खरीदिए।
हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म बने रहना चाहते तो उस कंपनी के रिजल्ट्स पे भरोसा रखिए। रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो ऑटोमेटिकली शेयर प्राइस अच्छा रिटर्न देगा आपको। अब देखते हैं रियल बेनिफिट बोनस इशू का क्या होता है। तो जैसे मैंने तो पहले स्लाइड में भी आपको कहा था कि बोनस इशू की वजह से उस कंपनी का इक्विटी बेस वाइडन होता है, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, और नंबर ऑफ शेयर्स अगर बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली उस कंपनी के स्टॉक में जो लिक्विडिटी है वो भी बढ़ जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि और वो लिक्विडिटी बढ़ने की वजह से, प्राइस एडजस्टमेंट की वजह से वो ज़्यादा अफोर्डेबल भी हो जाता है और ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उस कंपनी की जो ओवरऑल लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है उसमें ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन हो सकता है, और ये सबसे मेन रीज़न होता है कंपनी के मैनेजमेंट के दिमाग में जब वो बोनस इशू अनाउंस करते हैं। कंपनी के मैनेजमेंट के जब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचा जाए तो वो चाहते हैं कि जैसे जैसे कंपनी का साइज बढ़े वैसे वैसे कंपनी के शेयर होल्डर्स का बेस भी बढ़ता जाए। ओके, सो इस एंगल से वो सोचते हैं और उस वजह से वो जनरली बोनस इशू करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ओवरऑल जो रहता है वो लॉन्ग टर्म में रहता है, और लॉन्ग टर्म में वो भी कंपनी के शेयर्स की लिक्विडिटी इंप्रूव करने के लिए, अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए, इक्विटी बेस वाइडन करने के लिए, यानी कि ज़्यादा लोग उसमें शेयर होल्डर बन सके, उसके लिए वो लोग बोनस इशू जनरली करते हैं। सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट लॉजिक जो आप सबको एज अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर याद रखना चाहिए ये कि कंपनी का मार्केट कैप जो है, ओके, मार्केट कैप मतलब शेयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये बेसिकली कंपनी की जो ओवरऑल मार्केट वैल्यू है, ये जो है वो कंपनी के बिजनेस साइज के हिसाब से ऊपर नीचे होती है। अगर बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ग्रो अच्छा कर रहा है, प्रॉफिट अच्छा ग्रो हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली कंपनी की मार्केट कैप भी ऊपर जाएगी। अगर बिजनेस ने अच्छा करना बंद कर दिया या फिर उसमें बिजनेस में कोई अड़चने आ रही है, प्रॉफिट गिर रहा है, तो ऑटोमेटिकली मार्केट कैप भी नीचे आ जाता है। तो वो मार्केट कैप जो है वो कंपनी के बिजनेस परफॉर्मेंस और साइज के हिसाब से लिंक्ड रहता है, और उसका मार्केट कैप का बेसिक कैलकुलेशन क्या है, शेयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। सो अगर किसी कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है कुछ सालों में, तो फिर उनके मार्केट कैप भी ऑटोमेटिकली बढ़नी चाहिए। ओके, सो ये सिंपल लॉजिक है। सो अगर उस कंपनी ने नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बढ़ाए तो उसका शेयर प्राइस उस हिसाब से बढ़ते जाएगा, और एट सम पॉइंट वो अनअफोर्डेबल बन जाएगा, यानी कि इतना महंगा हो जाएगा कि काफ़ी सारे जो कॉमन शेयर होल्डर्स हैं वो उसको खरीद नहीं पाएंगे। सो ये एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैनेजमेंट के दिमाग में रहता है कि अगर वो शेयर प्राइस बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है तो फिर वो ज़्यादा शेयर होल्डर्स के लिए अफोर्डेबल नहीं रहेगा, उस स्टॉक में लिक्विडिटी जो है, ट्रेडिंग जो है, वो एक्टिविटी काफ़ी ड्रॉप हो जाएगी, और उस वजह से वो लोग बोनस इशू प्लान करते हैं ताकि नंबर ऑफ शेयर्स फिर से बढ़ जाए, प्राइस एडजस्ट हो जाए और अफोर्डेबल हो जाए, ओके, और लिक्विडिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाए। अभी अगर आप इन्फोसिस का ही देखें तो इन्फोसिस का जो आईपीओ आया था 1993 में, तो उस वक्त कंपनी का रेवेन्यू एग्जैक्टली कितना था हमें पता नहीं, लेकिन शायद 10 करोड़ या 20 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू था, और उसके बहुत ही मुश्किल से आईपीओ 95 रुपीज़ के प्राइस पे लाया था, और फुल्ली सोल्ड आउट भी नहीं हुआ था, अंडर सब्सक्राइब रह गया था। लेकिन आज आप देखते हैं इन 28 सालों की हिस्ट्री में इन्फोसिस का जो बिजनेस है वो तकरीबन 8-10 हज़ार टाइम्स मल्टीप्लाई हो चुका है उस पॉइंट से। अब अभी रिसेंटली रिजल्ट जब आए तब देखा गया कि इन्फोसिस का जो एनुअल टोटल इनकम है वो 1 लाख करोड़ के ऊपर चला गया है। सो उस वक्त अगर 10 करोड़ था और आज 1 लाख करोड़ है, यानी कि 10,000 टाइम्स इन्फोसिस का बिजनेस साइज मल्टीप्लाई हो गया है। यानी कि उस कंपनी का जो वैल्यू उस वक्त आईपीओ में जो था उसके मुकाबले आज उसकी वैल्यू तकरीबन 10,000 टाइम्स होनी चाहिए, बराबर। सो अगर उस वक्त अगर 95 रुपीज़ का शेयर था और उन्होंने अगर कभी बोनस या स्टॉक स्प्लिट कभी किया ही नहीं होता तो उसका शेयर प्राइस भी तकरीबन 10,000 टाइम्स, यानी कि कुछ 8-9 लाख के रेंज में हो जाता। तो वो क्या कितने लोग अफोर्ड कर सकते। तो इसीलिए कंपनी रेगुलर बेसिस पे पिछले 28 साल में उन्होंने 8 या 10 बार बोनस इश्यूज किए थे ताकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते रहे रेगुलरली, और उस वजह से प्राइस एडजस्ट होती रहे, प्राइस अफोर्डेबल बनती रहे और ज़्यादा लोग उसके शेयर होल्डर बन सके।
ओके, सो पिछले 28 सालों में उस कंपनी का शेयर प्राइस जो है वो आज 1300 के ऊपर है, तो 13 या 14 टाइम्स है आईपीओ प्राइस के मुकाबले। क्यों? क्योंकि उन्होंने इक्विटी बेस को वाइडन किया। इक्विटी बेस भी तकरीबन 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई हो चुका है। इक्विटी बेस यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स। उस वक्त आईपीओ के टाइम पे जो कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स थे और आज जो कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स है वो तकरीबन 1000 टाइम्स है। ओके, सो वो 1000 टाइम्स के एडजस्टमेंट की वजह से शेयर प्राइस सिर्फ 13 to 14 टाइम्स ही मल्टीप्लाई हुआ है आईपीओ प्राइस के कंपैरिजन में, भले बिजनेस 10,000 टाइम्स या उससे भी ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है। दूसरी तरफ अगर आपने अगर एमआरएफ का शेयर प्राइस देखा है, एमआरएफ का एक शेयर का प्राइस कुछ 80,000 के ऊपर चल रहा है। तो उसकी स्टोरी काफ़ी ऑपोजिट है कि एमआरएफ ने कभी बोनस इशू नहीं किया, कभी स्टॉक स्प्लिट नहीं किया, कभी ध्यान नहीं दिया कि उसकी कंपनी के शेयर्स में लिक्विडिटी इंप्रूव करनी चाहिए वगैरह, कभी ध्यान नहीं दिया। तो इसीलिए एमआरएफ का शेयर प्राइस जो है वो काफ़ी अनएफोर्डेबल है, ज़्यादा लोग उसको खरीद नहीं सकते। उसमें एक्टिविटी, ट्रेडिंग एक्टिविटी भी अगर आप देखें तो बहुत ही कम रहती है, रोज के बेसिस पे बहुत थोड़े से ही शेयर्स ट्रेड होते हैं कंपेयर टू इन्फोसिस। तो कभी आगे आने वाले दिनों में मैं एक इसका कंपैरिजन वीडियो लेके आऊँगा एमआरएफ और इन्फोसिस के आईपीओज का, जिसकी वजह से आपको ये कंसेप्ट जो है नंबर ऑफ शेयर्स का इक्विटी बेस बढ़ाने का बोनस की मदद से या स्टॉक स्प्लिट की मदद से उसका फ़ायदा क्या होता है वो आपको उसमें और भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा।